पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है? कमेंट्स तो आप लिख नहीं रहे हो, इसका मतलब नहीं हो रही है, देख ही नहीं रहे हो वीडियोस लग रहा है मुझे, है ना। बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा, और फिर बता दूँ मैं आपको, ये ऐसा चैप्टर है जो आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपने ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी वाला वीडियो नहीं देखा तो अब जब इसका एक्सटेंशन हम पढ़ते हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऑर्डर क्या, रिवाइज करो, वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी क्या, जो एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए वापस आते हैं, आज का टॉपिक पढ़ा होगा पीछे, रिवाइज करिए, बार बार पीछे वाला वीडियो देखिए, नहीं ये वाला वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हेडिंग क्या है? ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। इसके बाद आएगा ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये इजी है, दूसरे वाले पार्ट में आपको मैकेनिज्म लिखना सीखना है, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं पहले ऑर्डर, क्या करने जा रहे हैं हम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सीखने वाले हैं, पहले एलिमेंट्री रिएक्शंस का फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं बेटा एलिमेंट्री क्या, आपको पता है वो रिएक्शन जो एक स्टेप में होते हैं, ठीक है। उसमें कोलिजन एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एक कोलिजन हो सकता है, मतलब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन कर सकते हैं या तीन कर सकते हैं, क्योंकि तीन से ज्यादा तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी होती नहीं है। तो एलिमेंट्री क्या, जो एक स्टेप में होते हैं, यहां तक क्लियर है। फिर मैंने बोला कि अब हम एलिमेंट्री रिएक्शंस का, क्या बोला मैंने, एलिमेंट्री रिएक्शंस का हमें अगर ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या बोला मैंने दोबारा, अगर हमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस का फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने बोला बेटा दो केस इसमें बनते हैं, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में हमने बोला कि फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शंस, ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है क्योंकि अननेसेसरी मैं पढ़ाते समय थ्योरी लिखूं 5 मिनट 7 मिनट वेस्ट हो गए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। देखिए फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम सेम सेम। ये केस फर्स्ट है कि जनरली अगर हम बोल रहे हैं कि गिवन है रिएक्शन एलिमेंट्री है तो जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में होगा उसको मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे और उसी को ऑर्डर बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल, CH3COH को हमने NaOH डाला, एसिड में बेस डाला, CH3CONA, ठीक है। या मैं चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इस रिएक्शन को, एस्टर लेते हैं ताकि दोनों रिएक्शन वाला अगला वाला रिएक्शन सेम हो जाए। CH3COC2H5 प्लस NaOH, हमने रिएक्शन लिया तो ये बनेगा CH3CONA प्लस C2H5OH, इसको बोलते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब जब हमने इसका रेट लॉ देखा तो हमने क्या देखा, CH3COO C2H5, मतलब जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हमने बोला भाई वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, भूल गए ऑर्डर, ऑर्डर वो कंसंट्रेशन होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। तो केस नंबर फर्स्ट, और मॉलिक्युलरिटी क्या होती है कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्डर कहां से आता है, रेट लॉ से आता है, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है कि अगर मुझे गिवन है कि दिस इज माय एलिमेंट्री रिएक्शन, ये मेरा एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इफ इट इज गिवन टू मी दैट माय रिएक्शन इज एलिमेंट्री, तो जितना रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होंगे उसको उठा के सीधा रेट लॉ में लिख दो, सीधा आठ नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना है 1 और 1 2, मॉलिक्युलरिटी कितनी है 2, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम। दिस इज द केस फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। बट अब देखो ये बहुत खतरनाक केस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या डाला हमने, इसको लिखा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब है फॉल्स, झूठे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब ये झूठे कैसे हैं, जरा इसको पढ़ लेते हैं। हमने बोला however there are certain elementary reactions, elementary given है कि elementary है but order is different from molecularity है। या तो आपने लिखा कि elementary है तो order and molecularity are same, मैंने बोला हाँ, पर कुछ elementary कम होते हैं पर होते हैं, कुछ elementary reactions ऐसे भी हैं जहां पे order
डिफरेंट है मॉलिक्यूलरिटी से। अब हमने बोला कैसे, इसके मैं दो एग्जांपल लेता हूं। ये देखो, ये है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यानी कि एस्टर में हम पानी डाल रहे हैं तो क्या होता है, एस्टर में पानी डालेंगे तो एसिड और अल्कोहल बनता है ना। तो हमने जब इसमें देखा, हमने देखा कि जब हम एस्टर में पानी डाल रहे हैं, ये है एलिमेंट्री है तो क्या होना चाहिए, कितनी मॉलिक्यूलरिटी है, 2 है, तो ऑर्डर भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। पर हमने देखा कि जब हमने रेट लॉ लिखा ऑर्डर फाइंड करने के लिए, तो उसमें पानी नहीं आया, यानी कि जो पानी है H2O, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। ठीक, सेकेंड आ जाओ, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, इसमें क्या है, क्या बनता है, शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, ऑल्दो हमें इसकी जरूरत नहीं है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, अब हमने क्या बोला, हमने इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखा, तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, 2 है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है, ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2, क्योंकि एलिमेंट्री है। पर अगेन वाटर रेट लॉ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वाटर रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, इसलिए ऑर्डर 1 मॉलिक्यूलरिटी 2 ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जब मैं इतना बोलता हूं तो बच्चे कंक्लूजन निकाल लेते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, फिर ठीक है ना, जहां पानी आएगा वो रेट लॉ में नहीं आएगा, चाहे यही गिवन हो कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। मैंने बोला नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है। ठीक है, देखो क्या होगा, रिएक्शन आपको गिवन होगा एलिमेंट्री है, ठीक है, पर एक रिएक्टेंट के नीचे एक्सेस लिखा होगा। अब इसको समझना, ये 99% बच्चों को नहीं आता। CEXCESS एक्सेस लिखा होगा, जिसके नीचे एक्सेस लिखा होगा वो रेट लॉ में नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर रेट लॉ में 2 बातें यहाँ पे आ गई, 2 बातें क्या आ गई कि सर अगर हम इस एक्सेस को हटा दें तो हमें स्टिचियोमेट्री में क्या मिल रहा है, स्टिचियोमेट्री में मिल रहा है कि 1 मोल एस्टर में 1 मोल पानी डालेंगे तो 1 मोल एसिड और 1 मोल अल्कोहल मिलेगा। एग्रीड, 1 मोल एस्टर में 1 मोल पानी तो 1 मोल एसिड और 1 मोल अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बीकर लिया, उसमें 1 मोल एस्टर लिया, उसमें 1 मोल पानी डाला, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मोल एसिड और 1 मोल अल्कोहल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, रिएक्शन होगा ही नहीं, 0.001%। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वाटर को अगर 1 मोल रिएक्ट कराना है तो इसके कम से कम 1000 मोल लेने पड़ेंगे, यानी कि इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा। रीजनिंग सुनना बेटा, रीजनिंग नहीं मिलेगी नहीं। मैंने क्या बोला, अगर मुझे इसका 1 मोल रिएक्ट कराना है तो ऑल्दो वाटर का 1 ही मोल रिएक्ट करेगा, पर लेना वो बीकर के अंदर बहुत सारा लेना पड़ेगा। हमने 1000 मोल लिए, उसमें से 1 मोल रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सेस में जिसको लिया वो रेट लॉ में नहीं आएगा, इसका मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अब बच्चे बोलते सर अगर एक्सेस में लिया तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सपोज हमने कितना लिया 1000 मोल्स, कितना मोल रिएक्ट कर रहा है 999 मोल्स, लिया कितना था 1000, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कितना बचा नियरली 1000, क्योंकि रिएक्ट कितना किया 1 मोल, तो क्या उसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई, नेग्लिजिबली चेंज हुई ना, क्योंकि वो एक्सेस में ले रहे हैं और यूज हो जरा सा हो रहा है। तो जिसकी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबली चेंज होगी, दैट रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट is not supposed to affect the rate of reaction, यानी कि वो रिएक्टेंट को हम ये बोलेंगे कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो ना के बराबर चेंज हो रहा है। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम रेट लॉ में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, इसलिए ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी से। तो जहां एक्सेस होगा वो रेट लॉ में नहीं आएगा, जहां एक्सेस होगा वो रेट लॉ में नहीं आएगा। ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है, बट ऑर्डर डिफरेंट है मॉलिक्यूलरिटी से, ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनके न्यूमेरिकल भी आते हैं बेटा, जेईएमएस के न्यूमेरिकल्स भी आके अभी करेंगे न्यूमेरिकल्स, पहले छोड़ देंगे। मेरे ख्याल से ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस
कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ऑर्डर एंड एलिमेंट्री, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पता यार, समझ में आया, अच्छे से आया। चलो बच्चों, अब हम ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि सेकंड पार्ट है हमारे टॉपिक का, उस पे आते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। नाउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, वो एक से ज्यादा स्टेप में होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा, एक से ज्यादा स्टेप में होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपने ऑलरेडी पिछले से पिछले वीडियो में जब मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा है तो आपने बोला था भैया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है 2a + 2b = ये 3 स्टेप में हो रहा है। अभी इस पे मत जाना कि कैसे हुआ क्यों हुआ, ये 3 स्टेप में हुआ। तो अब हम बोले कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी नथिंग, कुछ नहीं है। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं होती। मॉलिक्यूलरिटी पता है ना, मॉलिक्यूलरिटी वो होती है जो एक स्टेप वाले रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उनमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको कि हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, पर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जो इंडिविजुअल स्टेप्स में होता है, इंडिविजुअल स्टेप्स में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्या बोला, इंडिविजुअल स्टेप्स में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। जैसे इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, पर ओवरऑल रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। तो मैंने बोला कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है, क्या बोला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना है तो वो निकलेगा विद द हेल्प ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। क्या बोला, स्लोएस्ट स्टेप। देखो हमने क्या बोला, टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा, एंड ईच स्टेप हैज इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी, हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर निकलेगा वो निकलेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, जिसको कि हम स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? तो स्लोएस्ट स्टेप की हेल्प से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप जिसको कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम ऑर्डर फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। यहां तक आ गया। अब मैंने बोला स्लोएस्ट स्टेप से क्यों, व्हाई स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या हाउ कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, पर व्हाई। अब जैसे मैंने बोला सपोज मेरे दोस्त की बाइक बनानी, रॉयल एनफील्ड बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड उसकी फैक्ट्री में बनता है। तो उसने फैक्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक जगह बॉडी पार्ट्स बनता है, एक जगह सपोज टायर ट्यूब्स बनते हैं, और एक जगह इंजन बनता है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में सब सारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ रॉयल एनफील्ड बाइक इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और उसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। ठीक है, अब जो बॉडी पार्ट्स बनाने वाली यूनिट है फैक्ट्री की, वो एक दिन में सपोज 50 बॉडियों के पार्ट्स बना लेती है, सारे पार्ट्स। ठीक है, यानी कि 50 अगर हम बॉडी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, उसके हम बोले कि भाई तुम कितनी बाइक्स एक दिन में निकाल सकते हो, तो उसने बोला 50। पर बाइक सिर्फ जो निकलेगी, ठीक है, वो सिर्फ बॉडी पार्ट से निकलेगी नहीं, उसमें टायर ट्यूब्स भी चाहिए, उसमें इंजन भी चाहिए। अब इंजन प्रोड्यूसिंग यूनिट क्या कर रही है, वो एक दिन में सिर्फ 20 गाड़ियों के इंजन निकाल रही है, और जो टायर ट्यूब्स प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो एक दिन में 100 गाड़ियों के टायर ट्यूब्स निकाल रही है, 100 बाइक्स के टायर ट्यूब निकाल रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉयल एनफील्ड पर डे, एक दिन में कितनी रॉयल एनफील्ड मेरे दोस्त की फैक्ट्री से बाहर निकलेगी, तो आप बोलोगे सिर्फ 20, है ना, क्योंकि जो उसमें स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप क्या है, इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उस कंपनी की है वो बहुत स्लो है, वो सिर्फ एक दिन में 20 ही गाड़ियों के इंजन निकाल पा रही है। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइक्स, दैट विल बी 20 बाइक्स पर डे। तो क्या हुआ, पूरे रिएक्शन, पूरे बाइक के मैन्युफैक्चरिंग के रेट को जो स्लोएस्ट स्टेप था, दैट इज इंजन प्रोड्यूसिंग यूनिट, उसने हैम्पर कर रखा है, उसने रिटार्ड कर रखा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो पूरे रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो उसी की हेल्प से हम ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर क्या होता है, अगर आपने पिछले वाले वीडियो में देखा ना बेटा, फिर आप अपना ह्यूमन नेचर दिखाएंगे। ह्यूमन नेचर क्या दिखाएंगे, टीचर को गालियां मारेंगे, बोलेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर,
तो गलती किसकी है? आप पिछले वाली वीडियो अगर ढंग से नहीं देखेंगे, मैंने बहुत अच्छे से ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज उसको पढ़िए तभी आइएगा आप इस वीडियो। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो कहां से आएगी? वो आएगी स्लो स्टेप से। कौन से स्टेप से? स्लो स्टेप, जिसको क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम आते हैं कि वो कैसे आएगी। ठीक, यहां तक आ गया। अब आइए इसके अलग अलग पार्ट्स है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, इसके बाद केस थर्ड भी आएगा। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से लाइन से वीडियो देखते आ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा। केस फर्स्ट, पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना होगा आराम से। जैसे मैंने बोला कि अब बच्चे इसमें मत जाना, 2a + 2b, मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर किया, मैंने बनाया होममेड है, घर में बनाया इस रिएक्शन को। ठीक है, 2a + 2b गिव्स यू E है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं, तो मैकेनिज्म 3 स्टेप में हो रहा है। A + B रिएक्ट करके C बनाया, C कोई भी इंटरमीडिएट हो सकता है बेटा। इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और वो हाईली अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्टेबल होते तो बन के रहते ना, बनते ही नहीं, वो खत्म हो जाते हैं, बनते और खत्म हो जाते, बनते खत्म हो जाते। तो कुछ इंटरमीडिएट बना C, फिर C ने क्या किया? दूसरे A के साथ रिएक्ट किया और दूसरा इंटरमीडिएट बनाया D, और D ने फिर दूसरे B के, 2 B है ना, एक B तो यहाँ पे यूज हो गया और दूसरा B यहाँ पे यूज हो रहा है, बनाया E। तो जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। देखो कैसे, जब इन तीनों को ऐड करोगे तो C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, क्या मिलेगा? 2a + 2b गिव्स यू E। ठीक है, अब ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म था। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर हैव यू रिटन द मैकेनिज्म, तो उस पे भी आएंगे, उसको भी सिखाएंगे बनाना। अभी सिर्फ ऑर्डर कैसे निकलेगा वो फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने बोला बहुत इजी, केस नंबर फर्स्ट अगर स्लो स्टेप है, केस नंबर फर्स्ट स्लो स्टेप है तो पहला ही स्टेप स्लो है तो पूरे रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। अगर पहला ही स्टेप स्लो स्टेप है तो पूरे आने वाले जितने भी स्टेप्स हैं, अब बच्चे बोलते हैं सर अगर एक फास्ट होगा, एक फास्टर होगा, एक फास्टेस्ट होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। दूसरा बच्चा बोलता है सर एक स्लो होगा, स्लोअर होगा, स्लोएस्ट होगा। मैंने बोला भैया मैं सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, बस मुझे फास्टर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे स्लोएस्ट स्टेप चाहिए। ठीक है, तो जो मेरा स्लोएस्ट स्टेप है अगर वो फर्स्ट स्टेप है तो उसमें जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनको सीधा उठा के रेट लॉ में लिख दो। कैसे? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितने हैं? 1। B कितने स्लो स्टेप में? 1। तो ऑर्डर कितना आ गया? ऑर्डर आ गया 2। इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर आ गया 2। समझ में आया कैसे आया? पर क्या है, केस का स्लो स्टेप होगा तो उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, कितनी है मॉलिक्यूलरिटी? इंडिविजुअल स्टेप की तो होती है ना, अभी बताया था। तो उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो इस ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, और ऐसा क्यों? तो हमने क्या देखा, इफ द स्लो स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देन इट्स मॉलिक्यूलरिटी गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पता यहां तक समझ में आ गया? केस नंबर सेकंड पे आते हैं। केस नंबर सेकंड क्या होता है कि अगर मेरा पहला स्टेप स्लो स्टेप नहीं है, इफ स्लो स्टेप इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं करना, देखो क्या होगा। पहला स्टेप स्लो स्टेप नहीं है, पहला स्टेप फास्ट है, फिर सेकंड वाला स्लो है, थर्ड वाला भी स्लो हो सकता है, कोई इशू नहीं है, पर मैंने लिखा सेकंड स्टेप, तो कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या होगा? इफ स्लो स्टेप इज नॉट द फर्स्ट स्टेप देन जो स्लो स्टेप से पहले वाले, ध्यान से सुनेंगे सब, जो पहले स्लो स्टेप से पहले वाले स्टेप होंगे उनकी मॉलिक्यूलरिटी भी रेट लॉ में लिखनी है। अगर कोई इंटरमीडिएट है तो उसको कैंसिल कर देना है। क्या बोला मैंने? अगर स्लो स्टेप से पहले वाले स्टेप है, अगर स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप नहीं है तो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी तो आएगी रेट लॉ में। रेट लॉ लिखना है ना, वहीं से तो ऑर्डर आएगा ना बच्चों। तो स्लो स्टेप से पहले वाले स्टेप को भी ऐड करना है, बाद वाले को नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इससे पहले वाले को। और कोई इंटरमीडिएट है तो उसको कैंसिल कर देना है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो C कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? A बचेगा। और इसको नहीं देखना है, स्लो स्टेप और उससे पहले वाले, स्लो स्टेप और उससे पहले वाले, कितना बचेगा? 2B। प्रोडक्ट कुछ भी हो तो मेरे पास ये आ रहा है। तो देयरफॉर रेट लॉ इज गिवन एज क्या आएगा?
रेट इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, ए कितना है 1 है और बी की पावर 2 है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, समझ में आया? तो क्या है क्या, अब आप बोलोगे सर ये तो आपने घटा दिया हमें, क्यों हमने बोला इसको क्यों लिखा, स्लो स्टेप तो ये है, सिर्फ इसके रिएक्टेंट्स आने चाहिए थे रेट लॉ में, आपने इसको क्यों लिखा? रीजनिंग है ना बेटा, रीजनिंग की तो करनी है, मेरे से जितनी करनी है रीजनिंग करा करो, मुझे बहुत मजा आता है फिर केमिस्ट्री बनाने में। ठीक है, देखो क्या स्लो स्टेप जो है हम ये मानते हैं कि वो पूरे रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, पूरे रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर अगर वो पहला स्टेप नहीं है, ठीक है, तो उसके रेट को, सेकेंड वाले स्टेप के रेट को, स्लो स्टेप के रेट को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? जो उससे पहले वाला स्टेप है। कौन सा? पहला वाला, क्योंकि जब तक सी नहीं बनेगा तब तक स्लो स्टेप होगा ही नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि ऑल्दो स्लो स्टेप इज इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, बट द फर्स्ट स्टेप which is although fast step, जो कि एक फास्ट स्टेप है, पर क्योंकि वो स्लो स्टेप से पहले हो रहा है इसलिए ये वाला स्टेप स्लो स्टेप के रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि ये वाला स्टेप भी ओवरऑल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसलिए इसमें जो भी कंसंट्रेशन टर्म है वो भी रेट लॉ में आनी चाहिए, क्योंकि रेट लॉ में सारी वो कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए ये भी आएगा, ये भी आएगा और इस तरह से मेरा रेट लॉ लिखा जाएगा। समझ में आया? तो सम स्टेप्स अगर पहले होंगे तो उसके भी मतलब जो फास्ट स्टेप होंगे उसके रिएक्टेंट्स भी रेट लॉ में आएंगे। हाँ, इंटरमीडिएट को नहीं देखते क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास केस थर्ड आ गया। केस थर्ड में क्या है, आते हैं। ठीक है, पहले इसको हटा दे बेटा, केस थर्ड में आते हैं, फिर इसको पूरा हो जाएगा ये कदम। चलो बच्चों, केस थर्ड पे आते हैं। ठीक है, दो केस हमने पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद मैकेनिज्म लिखना सीखेंगे, अल्टीमेट चीज सीखेंगे इसके बाद। प्लीज ये वीडियो पूरा देखना, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो जो पेपर में आता है सारा। ठीक है, मतलब इस बार आने वाला ही। ठीक, तो केस थर्ड हम क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे कि ऑर्डर कैसे निकाले कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का। क्या बोला? ऑर्डर कैसे निकाले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। उसमें मैंने दो केस कर दिए थे, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट जो हमने भी किया, जिसमें फर्स्ट स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा। केस नंबर सेकंड फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप नहीं होगा। ठीक है, तो आपने उस सीख लिया कि हाउ टू राइट द रेट लॉ, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर। ठीक, अब हम आ रहे केस नंबर थर्ड पे। यहां से देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, ऑल्दो इनमें उल्टा आता है तो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं, सीधे दो उल्टे दोनों तरीके से सीख लेते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम होता है। क्या बोला? जिनके किसी स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है। ये होममेड क्रिएशन है, ध्यान से देखिएगा, घर में बैठ कर हमारे घर में, तो आपको ये अच्छे से समझना है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम वाला स्टेप जनरली फास्ट होता है। जनरली, मैं ये नहीं बोल रहा ऑलवेज, जनरली फास्ट होता है। ठीक है, तो उनके में हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे? ठीक है, समझ में आया? तो देखो बेटा, क्या ये मेरे पास रिएक्शन है, देखो मैंने क्या लिखा, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस whose mechanism involves equilibrium. The order of such reactions can be determined with the help of equilibrium constant. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है। जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है 2a + 2b gives you e, ये तीन स्टेप में हो रहा है। हाइपोथेटिकली मैंने लिखा हुआ है कि पहले a + b gives you c, ये वाला स्टेप इक्विलिब्रियम में, ये फास्ट है। फिर ये जो इंटरमीडिएट है c, फिर दूसरा है 2a है ना, एक है यहाँ पे यूज हो गया, दूसरा है यहाँ पे यूज हो गया, gives you b, ये स्लो स्टेप है, और d + b gives you e, ये मेरा फास्ट स्टेप है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब क्या करना है, देखो क्या है, पहले आप स्लो स्टेप की टर्म्स में रेट लॉ लिखते हैं। ठीक है, तो रेट लॉ इज गिवन एज, ठीक है, स्लो स्टेप पे जाएंगे, रेट इज इक्वल टू के, k1 है, सॉरी, रेट कांस्टेंट इज स्टेप पर k1, कंसंट्रेशन ऑफ c इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a। हो गया? बट नाउ गो टू राइट द ओवरऑल रिएक्शन। चेक द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या है? ए है, बी है, कहीं सी है नहीं, तो सी क्या होगा? इंटरमीडिएट। अब जनरली इंटरमीडिएट रेट लॉ में नहीं आता। रेट लॉ में
वो कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। मेरा सवाल कौन आता है? रिएक्टेंट्स। क्या प्रोडक्ट्स आ सकते हैं? क्या प्रोडक्ट्स आ सकते हैं रेट लॉ में? ढूंढ के लाना है, ठीक है। इंटरमीडिएट्स नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा अनस्टेबल। पर अगर मैं स्लोएस्ट स्टेप की टर्म्स में रेट लॉ लिख दूंगा बेटा तो सी आ जाएगा। नाउ सी इज एन इंटरमीडिएट। क्या है सी? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट याद रखो कि वो रेट लॉ में नहीं आती, ठीक है। तो अब इसको हटाना है। अब पहले वाले स्टेप से फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये k इज गिवन एज। अब बच्चों मेरे ख्याल से 11वीं में 11th पास करके आप 12th में आए हो तो आई थिंक यू मस्ट नो हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो k को कैसे लिखते हैं? k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स होता है ना। कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, पता है ना ये? इक्विलिब्रियम को पढ़ा होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ C, अब यहां पे क्या करेंगे? इस C की कंसंट्रेशन निकालिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू क्या कीजिए? कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड। अब इस C की कंसंट्रेशन को उठा के फर्स्ट में पुट करिए। तो सेकंड इन फर्स्ट समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार फिर रिवाइज करेंगे, जल्दी देखेंगे। रेट इज इक्वल टू K1 इनटू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, दो बार आ गया तो A की पावर 2 B की पावर 1। समझ में आ गया? इन दोनों के को नए कांस्टेंट से उसकी गर्दन घुमा दो, अलग सा लिख दो। A की पावर 2 B की पावर 1, both the constants are placed by this constant, so this gives me the order of overall reaction. I think all of you must understand, ठीक है। ये आना चाहिए आपको, अगर ये नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। तो दोबारा एक बार फिर मैंने बोला कुछ मैकेनिज्म ऐसे, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनके मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम आएगा। अब देखो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, पहले एक्सप्रेशन समझिए। तो आपको पहले क्या करना है? जो स्लो स्टेप है उसकी टर्म्स में रेट लॉ लिख देना है। पर उस स्लो स्टेप में क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप नहीं है, क्या बोला बेटा? क्योंकि वो पहला स्टेप नहीं है तो उसमें क्या आएगा? उसमें इंटरमीडिएट पक्का आएगा। अब इंटरमीडिएट कौन होता है? जो ना तो रिएक्टेंट होता है ना वो प्रोडक्ट होता है, और वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करता, इसलिए उसको हटाना होता है। तो हटाएंगे कैसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां से हम C की कंसंट्रेशन को निकाल लेंगे, इसको उठा के यहां पुट कर देंगे, जो भी आएगा उसके टर्म्स में रेट लॉ लिख देंगे। दैट इज माय केस नंबर 3, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा, ठीक। केस 3 हो गया। नाउ इसमें कोई प्रॉब्लम क्या? कमेंट्स में लिखा कीजिए ना, आपके पास सब कुछ है। आपने देखे तो चैट सेक्शन में जाके लिखिए ना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। मुझे लग रहा है बहुत पीछे है मुझसे भी, ठीक है। क्या नहीं आता बोला कीजिए प्लीज, और थोड़ा पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो वी हैव डन। क्या कर लिया हमने? क्या कर लिया हमने? तीनों केस सीख लिए कि हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलरिटी तो होती नहीं है। तो अब हम कहाँ पे आ रहे हैं? अब हम आ रहे हैं मैकेनिज्म कैसे लिखें। क्या बोला मैंने हिंदी में? मैकेनिज्म कैसे लिखें, इस पे आ रहे हैं। चलिए मैकेनिज्म कैसे लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। उन ट्रिक्स पे ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। जब आप मैकेनिज्म लिखने जाओगे, व्हेन राइटिंग द मैकेनिज्म, ठीक है, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। किसी भी स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब मैकेनिज्म लिखेंगे। सेकंड, क्या आपको कोई नहीं बताएगा बेटा, इसको समझिए अच्छे से। आपको नहीं आएगा मैकेनिज्म लिखना। मैकेनिज्म ऑफ ईच स्टेप कैन नॉट एक्सीड 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, ठीक है। अब ये तो है जो आपको फॉलो करने हैं। कुछ वो रूल्स हैं जो एक्सपीरियंस से आए हैं मुझे, कि आपको छोटे से छोटा मैकेनिज्म लिखना है। यानी कि यू आर राइटिंग द मैकेनिज्म 4 स्टेप्स,
4 स्टेप्स में लिखोगे या जितना लंबा करने की कोशिश करोगे, देखो एक रिएक्शन के कई मैकेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे बच्चों मुझे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फॉर द रिएक्शन, देखिए मैं सारे वही मुझे इसके कम से कम नहीं भी तो अभी 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है, कि कैसे मैकेनिज्म लिखाना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से आपको स्कूल लेवल तो बहुत इजी है, स्कूल लेवल में तो कुछ आता ही नहीं, बहुत इजी है, तो सब आपको आ जाएगा यहाँ पे। देखो मैं लिखा 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2, एक रिएक्शन है, ठीक है, इसका रेट लॉ इज गिवन एज, ठीक है, K concentration of N2O5 rate is equal to K concentration of N2O5 की पावर 1। अब मेरी ट्रिक नंबर फर्स्ट ध्यान देना, हाँ, ट्रिक क्या है, जो ऑर्डर आ रहा है अगर वो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिफरेंट है, ये क्या बोला मैंने, दीज आर माय होममेड रूल्स, फॉलो स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स जो मैं सिखा रहा हूँ, नहीं तो नहीं आएंगे आपको। अगर मेरा जो ऑर्डर आ रहा है वो इस स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिफरेंट है, ठीक है, तो पहले स्टेप को हमेशा स्लो स्टेप लिखना है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, बट मुझे फॉलो करते रहो, ठीक है। तो जब हमने बोला, हमें बोला राइट मैकेनिज्म, ठीक है बच्चों। अब पिछला वाला अगर टॉपिक नहीं देखा तो उसको मत पढ़ना, मत आना प्लीज इस टॉपिक पे। अगर आपने पिछला वाला वीडियो मत नहीं देखा तो प्लीज मत देखना इसको, तो मत ही देखना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पिछला वाला वीडियो पहले देखिएगा फिर इसको समझिएगा, और अगर ये नहीं आ रहा तो पिछला वाला वीडियो एक बार फिर देखिए, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ मैकेनिज्म सॉल्यूशन में। मैंने आपको क्या कहा था, क्या बोला मैंने, अपनी रूल क्या है, अगर ये जो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म आ रही ये इस कंसंट्रेशन से डिफरेंट है तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, ठीक है। अब मैंने आपको जो मैकेनिज्म लिखने सिखाए हैं, अभी जो ऑर्डर निकालने सिखाए हैं, उनमें केस फर्स्ट पे जाइए, अभी इसी वीडियो के केस फर्स्ट पे। केस फर्स्ट में क्या बोला कि भैया ये जो रेट लॉ में रिएक्टेंट गिवन होगा, रेट लॉ में जो भी कंसंट्रेशन टर्म आएगी वो मेरे स्टेप फर्स्ट का रिएक्टेंट होगा, तो लिख देना है यहाँ पे, स्लो लिख देना है ना बेटा। अगर आप मैकेनिज्म लिखने जा रहे हो और आपका पहले स्टेप में ये आ रहा है, ये यहाँ पे आता है ना, ये यहाँ पे आता है, अभी पढ़ो पहला वाला केस पढ़ो, ठीक है। मेरा रूल क्या है कि अगर ये जो आपको ऑर्डर रेट लॉ गिवन है उसकी कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं वो इस ओवरऑल रिएक्शन की कंसंट्रेशन टर्म से डिफरेंट है, तो पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा। क्या बोला मैंने, फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू द स्लो स्टेप। और अगर पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा तो रेट लॉ में जो भी कंसंट्रेशन टर्म होगा वो पहले आंख बंद करके लिख दो, हाँ या ना, फिर इसको भूल जाओ, लीव दैट, भूल जाओ, उसको देखना ही नहीं, ठीक है बच्चों, उसको देखना नहीं है। अब आ जाओ, इसको भूल गया, अब इसको नहीं देखना, अब आ जाओ ओवरऑल रिएक्शन में। ओवरऑल रिएक्शन में मैं इसकी हेल्प से कौन से प्रोडक्ट्स बना सकता हूं, ठीक है, मैं NO2 बना सकता हूं, हाँ, क्या मैं O2 बना सकता हूं, बना सकता हूं, फिर क्या बच जाएगा, NO बच जाएगा, बना सकते हो, बना सकते हो, कोई इशू नहीं, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, N2O5 है ना, हाँ बना सकते हो, कोई इशू नहीं। आप ये बना सकते हो, आप ऐसा नहीं बना सकते, कोई नहीं काटेगा आपका मैकेनिज्म। NO2 बनाया, ठीक है, फिर NO से लिख दिया, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है उसको छोड़ दो, पर प्रोडक्ट जो नहीं है वो क्या हुआ, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट, है ना बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट को फटाक से उठा के स्टेप सेकंड में लिख दो, दिखाई दे रहा है, इस इंटरमीडिएट को उठा के फटाक से स्टेप सेकंड में लिख दो। सपोज आपने क्या किया, N2O5 को तोड़ के आपने, मैंने क्या बोला, ये यहां से आया, उसके बाद आपने स्लो स्टेप लिखा, उसका इसको भूल जाओ, भूल गए, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को देखो और कोशिश करो कि आप इसकी हेल्प से, इस रिएक्टेंट की हेल्प से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सके। सब फंसते हैं, सारे बच्चे फंसते हैं मैकेनिज्म में, आपको नहीं फंसना। तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं NO2 बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं, बना दिया NO2। उसके अलावा जो बच रहा है भाई NO2 प्लस N2O5 ये भी तो रिएक्टेंट के बराबर भी तो आना चाहिए, तो उसके अलावा जो बच रहा है बेटा उसको लिख दो, लिख दिया। अब ये इंटरमीडिएट होगा, इसको हटा के यहां लिख दो। अब ओवरऑल रिएक्शन देखो,
कितने N2O5 है? तो यहाँ पे कितना यूज हुआ? एक। कितना बचा हुआ है? एक। उसको क्या कहना है? इसको लिख दो फास्ट, बस इतना करना है। अब बच्चे बोलते हैं सर इसके प्रोडक्ट अपने आप बनेंगे, वो अपने आप। अच्छा अब याद रखो ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आना चाहिए, है ना? इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आना चाहिए, आएगा। अभी इसमें से क्या बना हुआ? एक NO2। कितने NO2 बचे हुए? 3। लिख दो आप बंद करके। रिएक्टेंट तो देखने ही नहीं है, अपने आप बनेगा। और क्या बचा हुआ? एक O2। ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन। दिस इज द मैकेनिज्म। देख लो क्या मैच हो रहा है? 3 N है, 2 N और 1 N। 3 N वो कितने? 3 2 6 और 2 8, 5 और 3 8। हो गया बैलेंस? आया। तो ऐसे लिखना है मैकेनिज्म। आया समझ में? एक बार फिर लिखूं, एक बार फिर दोबारा। चलिए फिर बैठ लगे। सबसे पहले क्या करना है, अगर ओवरऑल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म है ये, ठीक है, वो जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म आ रही है, रेट लॉ आप लोग गिवन होगा बच्चे मेरे, हाँ रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म है उससे अलग आ रही है, तो मेरा पहला स्टेप फ्लो स्टेप होगा। रूल नंबर 4 से लिख लिया। फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू द फर्स्ट स्टेप, ठीक है? कुछ बच्चों के नाम लूं जो देख रहे होंगे इसको। तो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू दिस स्टेप इज गोइंग टू द फ्लो स्टेप। और अगर मेरा फ्लो स्टेप पहला स्टेप होगा तो दिस विल बी माय रिएक्टेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप। तो इफ आई राइट द मैकेनिज्म, अगर मैं मैकेनिज्म लिख दूंगा तो सबसे पहले आप अंदर के इसको लिख दूंगा, ठीक है? और फिर NO2 को लिख देना स्लो स्टेप। समझ में आ गया? फिर इसको भूल जाओ, इसको दोबारा देखना ही नहीं है किसी भी हालत में। देखोगे तो कंफ्यूज होगे। फिर क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन से आप जो बना सकते हो वो बना दो। इसकी हेल्प से मैं NO2 बना सकता हूँ, कम से कम प्रोडक्ट्स बनाने हैं। और फ्रैक्शन में नहीं बनाना कुछ भी, फ्रैक्शन में कुछ नहीं बनाना, फ्रैक्शन में कुछ नहीं बनाना। अगर आप लिखते हो NO2 प्लस हाफ O2, दिस इज रॉन्ग। फ्रैक्शन में कुछ नहीं, क्योंकि जो आपका हाफ होगा वो आपको अगले स्टेप में लिखना पड़ेगा। इंटरमीडिएट ये हाफ कैसे बनाओगे? हाफ नहीं बनाना ना, फ्रैक्शन में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट फ्रैक्शन बनाओगे उसको आपको यूज करना पड़ेगा, और यूज कर नहीं सकते क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं है उसमें, ठीक है? तो आप सीधा बनाओ NO2 प्लस NO3, ठीक है? फिर जो इंटरमीडिएट होगा, मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन का पार्ट नहीं होगा, उसको उठा के फटाक से सेकंड स्टेप में लिख दो, ठीक है? फिर इसको भूल जाओ, हो गया? अब ओवरऑल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स में जाओ, इनमें से क्या चीज यूज हो चुकी है? N25। क्या बची हुई है? एक बचा हुआ है। आंख बंद करके N25 लिख दो, यहाँ पे फास्ट लिख दो, लिख दिया फास्ट, बस इतना कर रहे हैं। अब जो आपका करना होगा, जो बचा हुआ होगा, सिर्फ एक NO2 बचा, अभी क्या है NO2 और लिखने 3 NO2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे ये आनी चाहिए ना, तो 3 और 1 4 और एक O2 बचा है, एक O2, NO3 कैंसिल, 2 8 2 5 गिव्स यू 4 NO2 प्लस O2। हाँ यार दिस इज समझ आया तो समझ में। बच्चों बोलो, देखो आपको बोलना है हाँ या ना, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ना, आ रहा है गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। आओ बढ़ेंगे। NO2 plus CO gives you CO2 plus NO. Rate law is rate is equal to K concentration of NO2 की power 2. Right mechanism. बेटा अल्टीमेट चीज सीख रहे हो, अल्टीमेट चीजें हैं ये, सीख लो अच्छे से। अभी देखना कहाँ किस लेवल पे जाओगे अभी आप, पहले इनको सीखो फटाफट, ठीक है? फिर मैंने क्या कहा था, यहाँ पे स्टिचियोमेट्री कितनी है? 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, यहाँ पे 2 मोल आ गए। क्या बोला? क्या टेक था? मेरा रूल क्या है? दिस इज माय होम मेड रूल। व्हाट इज द रूल? कि अगर ये और ये भिन्न भिन्न होंगे तो पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा, और अगर पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा तो जो भी रेट लॉ में कंसंट्रेशंस होंगे दे विल बी द रिएक्टेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेप। आया? अगर आपने पिछला वाला टॉपिक पढ़ा है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर नहीं पढ़ा तो फिर रोगे। तो अब ये क्या है? ये क्या है? दे आर गोइंग टू बी द, I'm writing the mechanism of the reaction. I'm writing the mechanism of the reaction. तो ये क्या होगा बच्चे मेरा? NO2 plus NO2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये मेरा पहले स्टेप का रिएक्टेंट होगा, और इसके ऊपर क्या आएगा? स्लो आएगा। फिर क्या करना है? इसको भूल जाना है, ठीक है? हाँ या ना? ठीक है, इसको भूल जाना। अब
मैं इन दोनों की हेल्प से फिर किसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है NO2 प्लस NO2 से मैं CO2 तो बना नहीं सकता ना, ऑब्वियसली बात है। हाँ आप लोग बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकता, सॉरी, है ना। तो NO2 प्लस NO2 कैन बी NO और NO3, है ना, एंड दिस बिकम्स माय ये क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट को क्या करना है, फटाक से सेकंड स्टेप में लिख देना है, आग बंद करके, चल बेटा तू तो आ जा इधर। एग्रीड, आता है। NO बनना था, एक बन गया, एक NO3 बचा, नेगेटिव नहीं है, NO3 है सिर्फ, ठीक है। इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कुछ भी लिख सकते हो। फिर क्या बचा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आओ, CO यूज नहीं हुआ, CO यहाँ पे लिख दिया, बस इतना करना है ना। अब क्या बनेगा, यहाँ पे मुझे NO तो मेरा बन गया, CO2 चाहिए, CO2 इसमें से एक उधर चला गया, CO2 बन जाएगा, क्या बचा, NO2 बनना जरूरी है क्योंकि दो, यहाँ पे कितने NO2 हैं, दो, एक को कैंसिल जो करना है ना, क्योंकि रिएक्टेंट में तो एक ही है ना, बस को ऐड करो तो ये आना चाहिए ना। तो कितने NO2 यूज हुए, दो, कितना है यहाँ पे, एक, तो क्या होना चाहिए, एक कैंसिल होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप के प्रोडक्ट में बनना चाहिए। मेरे ख्याल से आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अगर आप ये नहीं सीखेंगे, अभी मेरे से नहीं सीखेंगे तो फिर नहीं आएगा आपको, अभी सीखिए, जो नहीं आया पूछिए। तो फर्स्ट टाइप वी हैव कंप्लीटेड, क्या बोला मैंने भी, फर्स्ट टाइप, दोनों मैकेनिज्म एक जैसे थे। क्या क्या है इसमें केस कि ओवरऑल रिएक्शन के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इफ दे आर नॉट इन द रेट लॉ, अगर वो रेट लॉ में नहीं है तो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू द स्लो स्टेप। ये मेरी ट्रिक है, इसको भूलना नहीं है। एग्रीड, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करें, चलिए विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप। अब देखो बहुत टाइप्स है बेटा मेरे पास, बहुत सारे टाइप्स हैं। अब इतने सारे टाइप्स कराने के बाद भी आप नहीं करोगे ना, फिर बेकार है। करना है आपको, करना है, खूब सारी मेहनत करनी है। अब देखो, नाउ दिस इज माय केस सेकंड, एंड मैं उसमें दो क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद भी अगर आप नहीं करोगे तो बेकार है फिर, ठीक है बच्चों। दिस इज गोइंग टू बी माय केस सेकंड। नाउ व्हाट इज द केस सेकंड, 2NO plus O2 gives you 2NO2, ठीक है। अब देखो क्या है, ये रिएक्शन दिया, या एक और लिख देता हूं, 2NO plus Br2 gives you 2NO Br, ठीक है। और रेट लॉ गिवन है, रेट लॉ इज गिवन एज रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 O2 की पावर 1। इसको ध्यान से देखो, रेट लॉ इज गिवन एज रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO कंसंट्रेशन ऑफ Br2, है ठीक है। और मुझे बोला गया राइट मैकेनिज्म, क्वेश्चन में क्या बोला गया, राइट मैकेनिज्म, ठीक है। यहां पे बोला गया राइट मैकेनिज्म। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता बेटा ये। अब देखो, माई रूल नंबर सेकंड अभी लर्न करना है क्या, कि सर ने बोला कि अगर जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे है वही रेट लॉ में आ रहे हैं तो पहले स्टेप में इक्विलिब्रियम होगा, मैकेनिज्म के पहले स्टेप में इक्विलिब्रियम होगा। अब सोच लो, मैं दो मैकेनिज्म करा रहा हूं सेम टाइप की, अब गलती नहीं चाहिए मुझे। पिछली बार क्या कहा था कि स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और जो रेट लॉ में टर्म्स आ रही है जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं, इफ दे आर सेम देन फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, उसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। केस नंबर सेकंड, कि जितने स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही रेट लॉ में टर्म्स आ रही है, जितने स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सीख लो इसको, वही रेट लॉ में टर्म आ रही है। तो याद रखना, फर्स्ट स्टेप कैन नॉट बी द फर्स्ट स्टेप, कभी भी स्लो स्टेप नहीं होगा, और पहले स्टेप में इक्विलिब्रियम आएगा, जो मैंने अभी मैकेनिज्म लिखना सिखाया था उसका केस नंबर थर्ड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये हाई बेटा टॉपिक, ऐसा हाई इंटेंसिटी वाला टॉपिक है, तो मुझे थोड़ा सा इंटेंस होना पड़ता है, क्या करूं, नहीं तो नहीं आएगा समझ में आपको, ठीक है। तो अब सबने क्या बोला, राइट द मैकेनिज्म। चलिए लिखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें इसमें, कैसे लिखेंगे,
बोलो बोलो कैसे लिखते? तो क्या करिए, देखो मेरी ट्रिक क्या है, मेरी ट्रिक क्या है, इनमें से जो ज्यादा वाला रिएक्टेंट है, जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन डाउन है, सिर्फ उसी को लिखो पहले स्टेप। NO प्लस NO, या तो आप लिख दो N2O2, नहीं है इसको भूल जाओ, जो कम वाला है उसको छोड़ दो, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, सीख लो, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको, सीख लो अच्छे से। जो ज्यादा वाला है उसको लिख दो 2 बार, इक्विलिब्रियम का साइन बना दो, K लिख दो, ठीक है, और इसके आगे लिख दो फास्ट, कहा था ना इक्विलिब्रियम वाला जनरली फास्ट है, ठीक है, हाई है ना, लिख दिया। N2O2 लिख दो, आप ऐसे लिख दो N2 प्लस O2, कोई नहीं काट सकता, किसी की हिम्मत नहीं है इसको रॉन्ग करने की, ठीक है, N2O2 लिखोगे तो भी चलेगा, N2 प्लस O2 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो N2O2 लिख दो। अब ये क्या है, इंटरमीडिएट, क्या है ये बच्चों, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट को क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में फटाक से लिखते हैं N2O2। अब क्या है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना बेटा, ये भी तो है ना रेट लॉ का पार्ट, पहला स्टेप नहीं ना, सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, तो क्या आ जाएगा O2, यहाँ पे क्या लिख दो K1। अब आग बंद करके जो यहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको आग बंद करके लिख दो, 2NO2 बन रहा है, बनना है NO2, देख लो इसको लिख दो स्लो, दिस इज सम काइंड, नहीं आया, एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर, क्या है रूल, देखो मुश्किल तो है, मैकेनिज्म इज नेवर गोइंग टू बी इजी, मुश्किल तो है, अजीब सा लगता है ये, पर सीखना है। क्या बोला सर ने कि अगर ये वाले स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और जो रेट लॉ में टर्म आ रही है वो सेम है, वो सेम है, वो सेम है, तो कुछ नहीं करना, पहला स्टेप इक्विलिब्रियम वाला होगा, उसमें जो ज्यादा रेट लॉ में जो ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म है उसको रिपीट कर दो, NO प्लस NO, इसके ऊपर इक्विलिब्रियम का साइन बना दो, और इसको देख के जो भी प्रोडक्ट बना दो, मैंने बोला N2, यहाँ पे दो फास्ट, आया आया, फिर कुछ नहीं करना, सिंस दिस इज एन इंटरमीडिएट, इसको उठा के सेकंड स्टेप में लिख दो N2O2 प्लस, अब इसमें से क्या बचा, इसमें से क्या बचा, O2 बचा हुआ है, O2 बचा हुआ है, बस यहाँ पे लिख दो K1, यहाँ पे लिख दो स्लो, बस हो गया काम। अब बोलोगे सर प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट तो जो चाहिए वही बनेगा, देख लो इन दोनों का ऐड करके ये नहीं बनेगा क्या, ये सबसे आसान था, इन दोनों का ऐड करके ये नहीं बनेगा क्या, 2N है 4 O है 4 O है, तो 2NO2 लिखने में कहाँ महाभारत है, आया आया आया। अब मेरे ख्याल से दिस यू कैन राइट, है ना, जब हम मैकेनिज्म लिखने जाएंगे एक बार फिर, क्या बोला सर ने, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब पहला स्टेप इक्विलिब्रियम में होगा जाना, तो पहले स्टेप में जो ज्यादा वाला टर्म है 2NO, यानी कि NO प्लस NO, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप NO प्लस NO लिखिए, आप 2NO लिखिए, कोई इशू नहीं है, ऐसा लिख दीजिए, पर इक्विलिब्रियम का साइन बना दीजिए, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिख दीजिए, ठीक है, फिर वही N2O2 पे लिखना है फास्ट, फास्ट में जरूरी है, आया, फिर ये इंटरमीडिएट है, इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए N2O2, फिर क्या बचा Br2, अब आग बंद करके यहाँ पे केवल लिख दीजिए, यहाँ पे स्लो लिख दीजिए, जो बनना होगा अपने आप बनेगा, 2NO है, हाँ 2NO है, 2 Br है, हाँ 2 Br है, तो क्या बनेगा, समझ में आया, हाँ या ना, अब तो आना चाहिए बच्चों यार, है ना, हाँ या ना बेटा, अल्टीमेट है, ये पूरा वीडियो तमीज से एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, मुझे नहीं पता, इसको अच्छे से समझो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इस लेवल पे इसको आता है, मैंने देखा है ना बच्चे, किसी को भी नहीं आता मैकेनिज्म से बच्चे में बताते हैं। आया, वी हैव डन केस 2, नाउ वी विल मूव ऑन टू केस 3। अब ठीक है, तो हम इनको फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, मॉलिक्यूलरिटी किसी भी स्टेप की हम फ्रैक्शन में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, और किसी भी स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक, ठीक है, अब आगे चलें, हाँ या ना, केस नंबर 3। अब देखो, अभी तक रेट लॉ में कौन आ रहा है, रिएक्टेंट्स, है ना, क्या इंटरमीडिएट आ रहे हैं
क्या इंटरमीडिएट आ रहे हैं, क्या इंटरमीडिएट आ रहे हैं, नहीं। क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नहीं। ऑर्डर कितना आ रहा है अभी तक, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है ना। कभी फ्रैक्शन में आया, नहीं आया। कभी नेगेटिव आया, कभी नेगेटिव में ऑर्डर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऐसे मैकेनिज्म कर रहे हैं जिनमें प्रोडक्ट्स रेट लॉ में आ रहे हैं और ऑर्डर भी नेगेटिव, मतलब ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं आ रहा है बट कुछ पार्ट ऑर्डर का नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए गोपाल जी, फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने बच्चों से पूछा, ऑर्डर लास्ट ईयर की बात है, मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों ऑर्डर नेगेटिव आ सकते हैं? बच्चे ने बोला नहीं आ सकता सर। बच्चों ने स्कूल में शायद वो चैप्टर पढ़ लिया था या चल ही रहा था उनके किसी स्कूल में, अब मुझे नहीं पता कौन सा स्कूल था। तो फिर पहले बच्चे को याद मैकेनिज्म कराया जो मैं अभी कराने वाला हूँ, आप भी देखिए। तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो प्रोडक्ट्स जो है ओवरऑल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स वो भी रेट लॉ में आएंगे और उनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है। अब बच्चे ने ये पढ़ लिया, एक बच्चा था, ठीक है, और बड़े स्कूल का बच्चा था, जो बड़े स्कूल होते हैं। तो जब उसने पढ़ लिया तो उसके दिमाग में 2 बातें बैठ गई। तो उसने स्कूल में जाके पूछा, 2 बातें क्या बैठी कि भैया प्रोडक्ट्स भी रेट लॉ में आ सकते हैं जो अभी तक कहीं नहीं आए हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। बट जब आप ये मैकेनिज्म देख लोगे, इसमें आप देखोगे कि प्रोडक्ट्स भी रेट लॉ में आ रहे हैं और उनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव आ रहे हैं। तो उस बच्चे के दिमाग में, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा था, तो उसके दिमाग में 2 बातें बैठ गई कि प्रोडक्ट भी रेट लॉ में आ सकता है और ऑर्डर भी मतलब नेगेटिव में आ सकता है। ओवरऑल ऑर्डर नहीं, बट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव। ठीक है। तो उसने स्कूल में जाके पूछा, मैडम क्या नेगेटिव में क्या प्रोडक्ट्स रेट लॉ में आ सकते हैं? मैम की गलती नहीं है, क्योंकि मैम ने देखा नहीं होगा कभी, नॉर्मल बुक्स में है नहीं। दूसरा उसने पूछा, मैडम ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? तो मैम का छूटते जवाब था, हु हैज डिस्कवर्ड द नेगेटिव ऑर्डर, हु हैज डिस्कवर्ड द नेगेटिव ऑर्डर। तो आप ऐसा मत करना कि आपको कोई बोले ऑर्डर क्या कभी प्रोडक्ट्स रेट लॉ में आ सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ आ सकते हैं। क्या ऑर्डर नेगेटिव में हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या कैटलिस्ट ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैटलिस्ट चेंज तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट चेंज करोगे तो मैकेनिज्म भी चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो कुछ बातें धीरे धीरे सीखोगे, अभी कुछ बातें सीख लेते हैं। ठीक है, तो 2O3 gives you 3O2, ये रिएक्शन गिवन है। मैकेनिज्म इज गिवन एज मैकेनिज्म गिवन है इसका O3 इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, O2 प्लस O। अभी आपने पढ़ा, फास्ट पढ़ लिया आपने, सब पढ़ लिया। ठीक है, फिर O3 प्लस ये इंटरमीडिएट है वो, फिर एक स्टेप 1 K1 और यहाँ लिख दिया 2, लिख दिया इसको। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है, कहाँ आ रहा है, O कैंसिल, 2O3 gives you 3O2। ठीक है, उसने बोला राइट द रेट लॉ। क्वेश्चन क्या है, राइट द रेट लॉ। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है लिख लेते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या सिखाना बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम हो तो पहले स्लोएस्ट स्टेप के टर्म्स में रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ इज गिवन एज रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ O3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O, है ना बेटा। जो स्लो स्टेप होता है उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेट लॉ में आते हैं। पर जैसे ही इंटरमीडिएट, O क्या है, O ओवरऑल रिएक्शन का कोई पार्ट है नहीं है, वो क्या है, इंटरमीडिएट, इसको हटाना होता है ना। तो इसको हटाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी बड़ा है मैकेनिज्म, फिर नहीं गलती चाहिए मुझे, इसको हटाने के लिए कहाँ जाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K is given as, ठीक है, K को क्या लिखेंगे, K को लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहां से O की वैल्यू निकालो, कंसंट्रेशन ऑफ O इज इक्वल टू K
कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब इसको उठा के दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, सेकंड को उठा के फर्स्ट में पुट करो जल्दी जल्दी। सेकंड इनवर्स जल्दी देखेंगे प्लीज। तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, इसको k1 लिखते हैं, k1 था k1 स्मॉल k1 कैपिटल के O3 दो O3 आ जाएंगे ना, O3 की पावर 2 और यहाँ पे O2 फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इसके लिए ये रखेंगे ना, एक O3 यहाँ पे, एक O3 यहाँ पे, तो O3 की पावर 2। अब इन दोनों कांस्टेंट को नए कांस्टेंट से रिप्लेस करो, ये लो गर्दन घुमा दी की, क्या लिखेंगे O3 की पावर 2 O2 की पावर -1। ये देखो ध्यान से देखो, ये सब आपको आता है, आप करते गए तो दो बातें होगी, दोनों बातें होगी। O2 क्या है, O2 मेरा ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, O2 मेरा ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट रेट लॉ में आ सकते हैं, आ रहा है, ठीक है। क्या ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव आ रहा है, हाँ आ रहा है। मतलब पता है क्या इसका मतलब, पता है क्या नेगेटिव ऑर्डर क्या करता है, कंसंट्रेशन व्हिच इन्फ्लुएंसेस पॉजिटिव ऑर्डर, इसका मतलब इट पॉजिटिवली फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। नेगेटिव ऑर्डर इसका मतलब इट फेवर्स द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होता जाएगा। क्या बोला, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बेटा हम इस वाले रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं ना ऑर्डर, इस वाले रिएक्शन के लिए लिखते हैं ना रेट लॉ, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, ये जनरली रेट लॉ में आता है ना। पर अगर प्रोडक्ट आ रहा है, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो मैं क्या बोलता हूं, इसका मतलब O2 बनने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब O2 की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। समझ में आया मेरे ख्याल से, आई थिंक दिस इज हो गया है ना। तो दो बातें और बड़ी बातें क्लियर हुई, प्रोडक्ट रेट लॉ में आ सकता है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। नाउ केस नंबर 3 वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू केस नंबर 4। सर फ्रैक्शन में भी तो आता है ऑर्डर, है ना बच्चों, सर ऑर्डर फ्रैक्शन में भी तो आता है। हाँ बेटा आता है, पूछ लिया मुझसे किसी ने, सर ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है, हाँ बेटा आता है। ऑर्डर फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर, ऑर्डर रिएक्शन, मुझे रिएक्शन गिवन है A2 + B2, A2 + B2 gives you 2AB। मेरे पास A2 है और B2 है और 2AB है, ठीक है बेटा। मैं यहाँ लिखता हूँ कि थोड़ा सा मैकेनिज्म इज गिवन एज मैकेनिज्म क्या है, A2 gives you 2A + A2 gives you 2A बस, ठीक है। और ये बेटा फर्स्ट, ठीक है। फिर इस 2A का एक आ गया और B2 के साथ ये हो गया K1, ठीक है। क्या बना AB + B, ये हो गया C, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और स्टेप है, फिर मेरा B इंटरमीडिएट हो गया। यहाँ पे क्या था, A इंटरमीडिएट था ना, A, अब मेरे पास क्या बचा, एक A बचा, एक A ये बचा ना बच्चा भाई, A2 2A में टूटा, एक A तो यूज हुआ, एक A बचा हुआ है ना, एक A और एक B हमें बचा हुआ है ना, खुद भी दिख लिया करो यार अब तो बच्चे हो। ये क्या हो गया फास्ट, है ना, समझ में आ रहा है। ये लास्ट है आज का, ठीक है। फिर मेरा मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस आपको सेट मिल जाएगा, उसमें करते रहना प्रैक्टिस, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलो पहला फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो रेट लॉ इज गिवन एज, अब तो मेरे ख्याल से आ गया होगा, इतने सारे मैकेनिज्म लिख लिए बेटा। रेट लॉ में क्या आएगा, K1, अब इस रेट तो लिख बेटा, रेट इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B2, एग्री। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, A2 और B2 आना चाहिए या AB भी आ सकता है, भाई अभी पढ़ लिया है ना, प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। अब तो सर तो आप कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हो, क्या करें बेटा, करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आया, ये, इसको हटाना है, कहां से हटाएंगे, यहां से, ये रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is given as
के को क्या लिखोगे, के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2, ठीक है। हाँ है ना, हाँ तो अब कंसंट्रेशन ऑफ A2 आ जाएगा, A2 A की पावर 2 इज इक्वल टू A कंसंट्रेशन ऑफ A2, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो A चाहिए, यहाँ पे क्या है A की पावर 2, तो कंसंट्रेशन ऑफ A को लिख सकते हो K इंटू A2 की पावर 1/2, नहीं लिख सकते, इसकी पावर 2 इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ है ना, ये मेरे पास होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड को फर्स्ट में पुट करो, सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K1, ठीक है, और ये K तो अंडर रूट है, K की पावर 1/2, ठीक है। A की जगह क्या आ जाएगा, A2 की पावर 1/2 और B2 की पावर 1। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कमेंट्स में लिख के भेजना, ठीक है। इन दोनों कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इन दोनों कांस्टेंट्स को रिप्लेस करो नए कांस्टेंट से, A2 की पावर हाफ, B2 की पावर 1, ओवरऑल ऑर्डर हाफ प्लस 1 3/2। समझ में आया, फ्रैक्शन में ऐसे आता है, ऐसे आता है फ्रैक्शन। Now I have completed in this video, we have completed the total mechanism, how to find the order of complex reaction, how to write the mechanism, how to deal with the questions which या mechanisms which involves equilibrium, सब कुछ डिटेल में कर दिया, नेगेटिव फ्रैक्शन सब सिखा दिया। ये वीडियो सबसे खतरनाक वीडियो है इस चैप्टर का अभी तक का। इसको अगर एक बार नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पर इसको समझिए, क्योंकि यहाँ से समझ लिया तो समझ लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। नए बच्चे जो देख रहे हैं, अगर वीडियो ठीक ठाक लगा तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बार बार देखो और पूरा देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच।